बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 8th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.17 को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है राइट द रेशोज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। ये जो रेशोज़ में हमें क्वेश्चंस लिख के दिए गए हैं उनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है, और जो रेशो में नहीं भी लिखे पहले उसको रेशो में लिखेंगे फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो है 75 रेशो 100। ठीक है, रेशो को निस्बत भी कहते हैं उर्दू में। पहला वाला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 75 रेशो 100। ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए हम देखेंगे कि ये दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं ये किस एक नंबर पे डिवाइड होते हैं। जैसे ये 75 है, ये 100 है। अगर हम बड़े नंबर की बात करें तो 25 पे डिवाइड हो जाते हैं। अगर आप छोटे नंबर पे डिवाइड करना चाहें तो 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 5 पे डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए आसान होगा आपकी क्लास के हिसाब से। जैसे कि वंस प्लेस पे 5 की डिविजिबिलिटी चेक आपने 6 क्लास में रूल्स दिए हुए हैं, 5 क्लास में भी हैं, 4 क्लास में भी अब तो रूल्स दिए हैं। डिविजिबिलिटी चेक कैसे की जाती है कि यहाँ पे अगर तो वंस प्लेस पे 5 हो या 0 हो तो वो नंबर जो है वो 5 पे डिवाइड होता है। अब क्योंकि इसमें 5 है वंस प्लेस पे, इस नंबर में 0 है, तो ये दोनों के दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 5। ठीक है जी, डिवाइडिंग बाय 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 5 रेशो 100 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 25, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास 15, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 20। अब 15 और 20 दोनों के दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, इसलिए हम फिर यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 5। डिवाइडिंग बाय 5 ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 15/5 रेशो 20/5। 5 3s आर 15 और 5 4s आर 20। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही इस वाले पार्ट का आंसर है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। सबसे पहले ऐसे ही रेशो में लिखा अगर है तो उसको हमने देखना है किस नंबर पे वो डिवाइड होता है। तो अगर आप मैक्सिमम बड़े से बड़े नंबर पे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये 25 पे डिवाइड करते तो डायरेक्ट एक ही स्टेप में इसका आंसर आना था। 25 3s आर 75 होता है, 25 4s आर 100 होता है। लेकिन आप छोटी क्लासेस में हैं और नए क्वेश्चंस अगर हैं, आपको समझ नहीं आ रहे, आपको मुश्किल लगता है, तो प्रैक्टिस के लिए पहले आप छोटे नंबर्स पे डिवाइड कर लें। 5 पे दोनों नंबर डिवाइड होते तो मैंने 5 पे डिवाइड कर दिया दोनों दफ़ा ही। तो ऐसे हमारा ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये सॉल्व हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। उसमें कहा गया है कि 12:120। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं लिखता हूँ फिर मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ। 12:120 जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12 है, लेकिन साथ में 0 है। इट मीन्स कि ये 12 पे डिवाइड हो जाते हैं दोनों के दोनों नंबर्स। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 12। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 12। यहाँ हो जाएगा ये 12/12 रेशो 120/12। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 1 रेशो, ये आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड वाले पार्ट का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं अभी। थर्ड वाला जो पार्ट है में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, 2 kg इज टू 800 ग्राम। अब यहाँ पे गौर करना थोड़ा सा बेटे आप लोगों ने। ऐसा क्वेश्चन जो है उसका चांस ज़्यादा होता है आने का। रीज़न क्या है वो मैं भी आपको क्लियर करता हूँ। 2 kg रेशो 800 ग्राम। अब देखें यहाँ पे उन्होंने ग्राम दिया हुआ है
और यहाँ पे किलोग्राम दिया हुआ है। तो पहले हमें यूनिट सेम करना पड़ता है, क्योंकि कंपैरिजन जो है वो हमेशा एक जैसी यूनिट वाली वैल्यूज़ के दरमियान में हो सकता है, यानी रेशो कायम ही होती है, एस्टेब्लिश ही होती है तब जब यूनिट सेम हो, जब एक जैसी वैल्यूज़ हो। तो इनको पहले एक जैसा करने के लिए किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो गया ग्राम्स में। ठीक है, मैं जी लिख रहा हूँ ग्राम में, GM नहीं लिख रहा। इसके बाद ये आ रहेगा 800 ग्राम, ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम। तो यहाँ लिख लेते हैं 2000 ग्राम्स रेशो 800 ग्राम्स। ठीक है जी। अब देखें इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, तो पहले हम ये करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं 100 पे। 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं तो इसलिए 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो रहेंगे इसके साथ। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं डिवाइडिंग बाय 100, डिवाइडिंग बाय 100। ये आ गया हमारे पास 2000 अपॉन 100 रेशो 800 डिवाइडेड बाय 100। ये देखिए, अब ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देंगे, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देंगे, तो जो रेशो रहेगी बाकी हमारे पास वो रहेगी 20:8। ठीक है, अब ये 4 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं डिवाइडिंग बाय 4। जब 4 पे डिवाइड किया तो ये आएगा हमारे पास 20/4 रेशो 8/4। तो 4 5 20 होता है और 4 2 8 होता है, तो 5:2 इस वाले पार्ट का हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट। बहुत इजी है ये भी, जो कि है 5:2/3। तो अगर हमारे पास देखें, ये हमारे पास होल नंबर है, इसके ओवर में अगर 1 लिख दें तो ये भी फ्रैक्शन में बन जाएगा, यानी फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगी इसकी। 5/1 है, ये 2/3 है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। उसके लिए देखना ये है कि हमारे पास एलसीएम क्या आता है इसका, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 के साथ। ठीक है, फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 3। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहेगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5/1 रेशो 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। रेशो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये देखें ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल कर दिया हमने, तो ये 2 अकेला रह जाएगा यहाँ पे। तो 15:2 ही इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये जो 5 वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। उसमें लिखा हुआ है 1/4 रेशो 1/6। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि फ्रैक्शंस हों तो उसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स को। तो यहाँ 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 12। तो यहाँ लिखेंगे अब हम 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4 रेशो 12 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो ये कैंसिल कर देते हैं इसको अब हम। 4 1 4, 4 3 12, 6 1 6, 6 2 12। तो सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3:2। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये जो 5 वाला पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका लास्ट वाला पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें देखें हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो है 99, 66 एंड 33। तो पहले हम ये करेंगे कि 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, ये यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 99। तो यहाँ आया 99
मल्टीप्लाई बाय 1/99 रेशो 99 मल्टीप्लाई 1/66 रेशो 99 मल्टीप्लाई बाय 2/33। तो इनको कैंसिल कर देते हैं, ये सिंप्लीफाई हो रहेगा। 99 और 99 कैंसिल हो गया, 1 रह जाएगा। ये 33 पे कैंसिल हो रहे हैं, 33 2s और 33 3s। अब 33 3s हो जाएगा, ये कैंसिल। ठीक है जी। यहाँ अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 रेशो 3/2 रेशो 3 2s 6। लेकिन अभी भी हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी ये फ्रैक्शन खत्म करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 1s 2 रेशो 2 2 से कट जाएगा तो ये रह जाएगा 3 और 6 2 से मल्टीप्लाई होके रह जाएगा 12। ठीक है। अब ये 2 ये 3 ये 12 तीनों के तीनों जो नंबर्स हैं ये किसी एक कॉमन नंबर पे डिवाइड नहीं होते, इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा 2:3:12। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो रहता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके अपनी कन्फ्यूजन को जो है वो राइट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन को। मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ये जो प्रोपोर्शन है यानी रेशोज़ की इक्वालिटी को प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे 2 रेशोज़ दी हुई हैं हर क्वेश्चन में, ये देखें एक वैल्यू में रेशो और फिर ये इन यानी 2 वैल्यूज़ में रेशो और फिर 2 वैल्यूज़ में रेशो, और इनकी जो इक्वालिटी होती है इसको प्रोपोर्शन कहते हैं और ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। इसमें जो अननोन वैल्यू है, जैसे पहले वाले पार्ट में p है ये फाइंड करना है, इस वाले में x को फाइंड करना होगा, तो जो भी अननोन वैल्यू उसको फाइंड करना है। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट ही। यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन राइट कर देता हूँ मैं, 12:p प्रोपोर्शन 3:6। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं रेशो को 12/p इज इक्वल टू 3/6। जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वालिटी का साइन आ जाए तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कि ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी। यानी इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, मज़ीद वजाहत हो जाएगी इसकी, यानी क्लियर हो जाएगा आपको। 12 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। अब हमें क्योंकि चाहिए वैल्यू किसकी, 3 p की चाहिए, तो 3 को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट टाइम में 12 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू p। अब ये कैंसिल हो रहा है, ये वाला 3 2s 6 और 12 2s 24 होता है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा 24, यानी p जो है वो यहाँ पे 24 होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को यानी जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिखें 12:p प्रोपोर्शन 3:6। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको लिखना होता है इस तरीके से कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं 12 और 6 ये दोनों क्योंकि एक्सट्रीम पे हैं यानी बाहर वो लिखी हुई हैं ये, तो इसको लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी इसको लिख देते हैं POE। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ठीक है, इनको लेफ़्ट राइट जैसे मर्जी आप लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के आंसर में। अब ये जो ये वाली वैल्यूज़ इस सेंटर में लिखी हुई हैं ये मीन वैल्यूज़ हैं, यानी दरमियान वाली। मीन का मतलब ये वस्त होता है, दरमियान वाला। तो 12 ने 6 से मल्टीप्लाई हो जाना है, तो यहाँ पे अगर मैंने ऊपर POE लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखा है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब P मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखें ये वही वाला क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, ये दोनों ये इस स्टेप में जाके ये सेम हो गए, तो नीचे वही वाला स्टेप हमने फिर रिपीट कर देना है जो यहाँ पे हमने सॉल्व किया। ऐसे ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये सॉल्व हो गया है। अब आप जिस मर्जी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन से कर लें, या जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ ऐसे कर लें,
तो आपका क्वेश्चन जो है वो दोनों सूरतों में ठीक होगा। सेकेंड पार्ट अभी हम सॉल्व करेंगे। उसमें है लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है, यानी क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 8:x रेशो x, सॉरी यहाँ प्रपोर्शन आएगा 8x/18। ठीक है जी, इसको हम लिखेंगे अब 8/x इज इक्वल टू x/18। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको, x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा हमारे पास 144। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वेयर है, स्क्वेयर को ख़त्म करना पड़ेगा हमें, तो स्क्वेयर का ऑपोजिट क्या होता है, स्क्वेयर रूट होता है। तो हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ लिख भी दें, मेंशन भी कर दें, टेकिंग स्क्वेयर रूट। टेकिंग स्क्वेयर रूट, तो जब स्क्वेयर रूट लेंगे ये हो जाएगा x² स्क्वेयर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास 144 स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू ±12। ठीक है, प्लस माइनस इसके साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो 144 है, -12 का स्क्वायर भी 144 होता है और +12 का भी 144 होता है। तो दोनों सूरतों में हमने यहाँ पे लिख देना है कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ये वाला। ठीक है, जब हमने स्क्वायर रूट लिया, ऐसे हमारा ये जो सेकंड पार्ट है ये भी सॉल्वर आता है। अब हम थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, यहीं पे उसको सॉल्व करते हैं। 5:8 प्रोपोर्शन 15:m। अब हम यहाँ पे अननोन m है तो m फाइंड करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे 5/8 इज इक्वल टू 15/m। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहेगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहाँ पे आ रहेगा हमारे पास m इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 15/5। ठीक है जी, मैं सिंप्लीफाई किए बगैर यहाँ पे इसलिए लिखता हूँ ताकि कैंसिलेशन में आसानी हो जाए। 5 3 ज़ार 15 होता है, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 8 3 ज़ार 24। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास आ गई 24। ऐसे हमारा ये वाला पार्ट जो 3 है वो भी सॉल्व हो जाता है। जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही आपने सॉल्व करना है जैसे सेकंड वाला पार्ट सॉल्व किया है। ठीक है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। इसका जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो सॉल्व करते हैं अभी। उसमें क्या लिखा है वो भी आसान, जैसे पहले पार्ट हमने सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व होना है। x/2 प्रोपोर्शन 150/100। इसको लिखेंगे अब हम नेक्स्ट स्टेप में x/2 इज इक्वल टू 150/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम इसको अब ऐसे करेंगे क्योंकि ये x ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है और ऊपर है, टॉप पे है, तो जस्ट ये 2 है, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x हमारे पास इक्वल आ जाएगा अब यहाँ पे 150/100 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 2 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल आ जाएगा हमारे पास अब यहाँ पे ये वाला 0 इस 0 के साथ कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x की वैल्यू 3। कैंसिल करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 6 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे ये 3 वाला सॉल्व किया, यानी ये 3 और 6 एक जैसे सॉल्व होंगे। यहाँ m की वैल्यू फाइंड की थी, मेथड वही, स्टेप्स वही रिपीट होंगे जो कि थर्ड वाले पार्ट में किए हैं। अब बात करते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की, जो कि 7th पार्ट है, जो कि है 2/5 इज इक्वल टू p/20। ये बहुत इजी है ये वाला पार्ट भी। इसमें एक स्टेप हमें जो है वो उन्होंने खुद सॉल्व करके दे दिया। पहले रेशो फॉर्म में लिखा था, अब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख के दे दिया है।
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वलिटी का साइन आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यूज़ को हम। तो ये आ रहेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 5। p की वैल्यू फाइंड करनी तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू p। 5 4 आर 20 होता है, 2 4 आर 8, यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा हमारे पास p का। ऐसे हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है 7th वाला। जो पार्ट मैंने नहीं सॉल्व किए वो आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 सीविंग मशीन्स इन अ डे। अगर 6 सिलाई वाली मशीनों के ज़रिए 50 शर्ट्स यानी 50 कमीज़ें जो हैं वो सीली जाती हैं यानी सिलाई की जाती हैं। हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड, कितनी मशीन्स चाहिए होंगी टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे, एक ही दिन में 225 शर्ट सिलाई करने के लिए। ऑल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। तो बहुत ही ईजी हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। ये सबसे पहले इसको हम लिखेंगे यहाँ पे लेट मशीन्स, हाउ मैनी मशीन्स पूछा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट मशीन्स या रिक्वायर्ड मशीन्स लिख लें आप। लेट मशीन्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास एक तो शर्ट्स हैं और दूसरा मशीन्स, ये दो चीज़ें हैं जिनके दरमियान में हमारे पास ये रिलेशन है या प्रोपोर्शन है ये। तो इसको हम लिखेंगे जो अननोन वैल्यू होती है जिसमें उसको लेफ़्ट साइड पे लिख देते हैं। जैसे मशीन्स को मैं लेफ़्ट साइड पे लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रहेगा मशीन्स। ये ध्यान से आपने ये वाला क्वेश्चन समझना है, जितने भी क्वेश्चंस आगे आएंगे वो इसी की बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये मशीन्स हो गए और दूसरा शर्ट्स हैं, तो यहाँ पे शर्ट्स लिख देते हैं। तो 150 शर्ट्स हैं, इसको इसके नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। और 6 सीविंग मशीन्स हैं, यानी ये 6 मशीन्स हैं वो 150 शर्ट्स बना रही हैं एक दिन में। हाउ मैनी मशीन्स, तो यहाँ पे अननोन आ जाएगा यानी एक्स आ जाएगा। स्टिच 225 शर्ट्स। अब ये तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इस तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चंस में राइट करना है पहले, और उसके बाद इसमें प्रोपोर्शन कौन सा होगा, डायरेक्ट होगा या इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, ये जो है बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली बता देता हूँ कि डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाए, और या एक वैल्यू कम हो दूसरी भी कम हो जाए। और इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़े तो दूसरी कम हो, एक कम हो तो दूसरी ज़्यादा हो, यानी उलट हो। उलट का मतलब इन्वर्स होता है। अब यहाँ पे देखें, जिसमें अननोन वैल्यू होगी उसको हमेशा हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही लेना है, ठीक है। अब इसका इसके साथ रिलेशन देख लेना है, उसी हिसाब से फिर देखेंगे यह डायरेक्ट है या इन्वर्स। जैसे अगर हम देखें कि 150 शर्ट्स हैं तो 6 मशीन्स जो हैं उसको स्टिच करेंगी, और अगर शर्ट्स बढ़ जाएंगी तो मशीन्स भी हमें ज़्यादा चाहिए होंगी, यानी थोड़ा काम करने के लिए थोड़ी मशीनें चाहिए, ज़्यादा काम करने के लिए हमें ज़्यादा मशीन चाहिए, क्योंकि दिन हमारे पास स्पेसिफिक है ये, यानी टाइम उतना ही है, तो इसलिए हमें मशीनें बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। देखिए 150 225 से छोटी वैल्यू है, मशीन 6 है, जब शर्ट्स बढ़ गई तो मशीन भी 6 से बढ़ ही जाएंगी, इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ये याद रखना है कि जो टेल के सामने वैल्यू होती है, जैसे टेल के सामने एक्स है, यानी ये जो दुम है इसके सामने जो वैल्यू इसको ऊपर लिखते हैं, और जो हेड के सामने वैल्यू होती है उसको नीचे लिखते हैं। यानी ये आ जाएगा हमारे पास x/6, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 225 अपॉन 150। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 225 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। x इज इक्वल टू, ये 6 और 150 कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, 6 1 6, 6 2 12, 3 इधर आ जाएगा, 6 5 30, ठीक है जी।
अब 25 और 225 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे कैंसिल होंगे, डायरेक्ट अगर मैं बताऊं तो ये होगा 9। ठीक है जी, 9 पे कैंसिल हो रहे हैं ये, तो इसका मतलब x इक्वल किसके आ रहेगा, 9। तो 9 के साथ हमने लिखना है मशीन्स, यानी 9 मशीन्स जो हैं चाहिए 225 शर्ट स्टिच करने के लिए। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब इसी को ग्राफ के थ्रू जो है वो हमने शो करना है। ये जो x लिखा हुआ है, इस x की जगह पे क्या रहेगा, 9। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं रफली यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर देता हूँ आपके लिए। ये देखें, इस तरह की एक वर्टिकल लाइन होती है ग्राफ में और एक हॉरिजेंटल लाइन। इस तरीके से हमने, सॉरी ये टेढ़ी होगी लाइन हमारी, इसको सीधा करते हैं। ये अब x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ पे ये जो y एक्सिस है इस पे हम ले लेते हैं शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ शर्ट्स, और यहाँ पे लिख देते हैं हम मशीन्स। ये इसको x एक्सिस कहते हैं। ठीक है जी, अब देखें हमारे पास जो शर्ट्स हैं वो कितनी है मैक्सिमम, 150 और 225। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब 50 ले लेते हैं जो उसमें नंबर्स हैं। जो सबसे पहला यूनिट है वो 50 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, यानी एक लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है मैं इसको 50 यूनिट्स ले रहा हूँ। तो ये 0 से लेकर यहाँ पहली लाइन तक 50, फिर इससे अगली लाइन तक 50 यानी 100 हो जाएगा। यहाँ पे आके 150 हो जाएगा, यहाँ आके 200 हो जाएगा, यहाँ आके 250 हो जाएगा। ठीक है, 225 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसलिए मैं 250 तक ले लेता हूँ इसको। अब एक्स एक्सिस पे देखें मशीन्स हमारे पास कितनी है, मैक्सिमम 9 मशीन्स हैं, क्योंकि पहले में 6 हैं, दूसरे में फिर 9 आ जाएंगे। उनको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम 2 लिख लेते हैं, चले। ठीक है जी, 2 4, फिर आ जाएगा यहाँ पे 6, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा यहाँ पे 10, फिर आ जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, अब देखें जो हमारे पास पहली वैल्यू है, अगर आप देखें यहाँ पे वो है 6 मशीन्स 150 शर्ट्स। तो इसको डिनोट करते हैं यहाँ पे, 6 मशीन्स यहाँ पे हैं, 150 शर्ट्स यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें यहाँ मैंने जो डॉट लगाया है, ये डॉट शो कर रहा है किसको, 6 मशीन्स एंड 150 शर्ट्स। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा पॉइंट आएगा वो होगा हमारे पास 9 मशीन्स 225 शर्ट्स। अब 9 देखें किधर आएगा, 8 और 10 के दरमियान में 9 आ जाएगा। देखें 9 मशीन्स इधर, 225 ये 200 और 250 के दरमियान में, तो यहाँ पे इधर और यहाँ पे इधर आ जाएगा। ये अंदाजे से मैं लगा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको इंशाल्लाह क्लियर हो रहा होगा ये वाला। ठीक है, मैं दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट्स मैंने ड्रा किए हैं, लगाए हैं, ये किस तरीके से लगाए हैं। ये जो पहला पॉइंट है ये हमें शो कर रहा है पहले रिलेशन को, रेशो को, जो कि है 6 मशीन्स और 150 शर्ट्स के दरमियान। इसी तरह फिर यहाँ पे है हमारे पास नेक्स्ट 9 मशीन्स और 225 शर्ट्स, तो इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे ड्रा किया गया। अब हमने क्या करना है, एक लाइन से जो है वो इनको आपस में मिला देना है हमने, ऐसे। ठीक है जी, जो कि दोनों डॉट्स में से गुजरे, ये ऐसे। ठीक है जी, ये वाला हमारे पास जो ग्राफ है ये शो कर रहा है मशीन्स और शर्ट्स को। ठीक है, इसी तरीके से अब ये ग्राफ हमें यही बताएगा कि जैसे जैसे मशीन्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ये जो एरो है ये ऊपर को जाता रहेगा, यानी शर्ट्स भी बढ़ती जाएंगी। यानी इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मशीन्स बढ़ रही हैं यानी इस तरफ जाएगा ग्राफ, यानी आगे को लेके जाते जाएंगे तो ये ऊपर को जाता जाएगा, ये वाला ग्राफ इधर से एरो जो है। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 मीन यानी ये जो वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ द प्राइस ऑफ 12 eggs इज ₹180, अगर 12 अंडों की कीमत जो है वो 180 रुपये है, हाउ मेनी एग्स कैन बी बॉट विद ₹270, 270 रुपये से कितने अंडे खरीदे जा सकते हैं, और तो ड्रा इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ भी बनाएं।
ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ एग्स फाइंड करने हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे लेट एग्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो एग्स और दूसरा प्राइस। यहाँ पे हमने लिख लेना है एग्स लेफ्ट साइड पे, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमने लिख देना है प्राइस। एग्स कितने हैं 12 और 180 रुपीज के हैं। हाउ मैनी एग्स, हमने सपोज किया हुआ कि एक्स एग्स 270 रुपीज। ये वाला जो हमारे पास है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अब हमारे पास देखिए 180 रुपीज के 12 एग्स हैं, तो 270 के ज्यादा होंगे। थोड़े पैसे तो थोड़े एग्स आएंगे, ज्यादा पैसे होंगे तो ज्यादा एग्स होंगे, इसलिए ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट। इसलिए इसको हमने एरो ऊपर को बना देना है। लिखेंगे कैसे इसको, x अपॉन 12 इज इक्वल टू 270 अपॉन 180। हमें वैल्यू चाहिए x की, x इक्वल आ गया हमारे पास 270 अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 12। जी, अब इसको देखते हैं, कैंसिल करते हैं इसको। 12 और ये कैंसिल हो जाएगा, 180, 12 1 जार 12, 12 5 जार 60। ठीक है जी। अब ये 270 जो है ये 15 से कैंसिल होता है, इसको 5 पे कर लेते हैं। 5 5 जार 25, 5 4 जार 20 और ये रहेगा 5 3 जार 15 और 3 1 जार 3, 3 8 जार 24। यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 18, यानी 18 जो है वो एग्स, 18 एग्स जो है वो 270 रुपीज के आएंगे। अब अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ग्राफ बनाया था, ग्राफ ड्रा किया था। तो मुझे उम्मीद है ग्राफ आप खुद से बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ बना था। ठीक है, यानी वाई एक्सिस पे हमने ले लेना है रुपीज को और एक्स एक्सिस पे ले लेना है एग्स को, तो वो बन जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में बना। अगर कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ 30 लेबरर्स dig 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अर्थ, अगर जमीन का इतना हिस्सा जो है वो 30 मजदूर खोदते हैं 3 आवर्स 3 घंटों में, हाउ मेनी लेबरर्स, हमने ये मालूम करना है कि कितने मजदूर विल बी रिक्वायर्ड चाहिए होंगे टू डिग द सेम होल, इतना ही गड्ढा खोदने के लिए अर्थ जमीन में इन 2 आवर्स 2 घंटों में। और सो इट्स ग्राफ, इसके ग्राफ भी बनाएं। तो सबसे पहले हमने लिख लेना है यहाँ पे लेट द लेबरर्स या रिक्वायर्ड लेबरर्स, let the required laborers is equal to x। अच्छा, अब हमने यहाँ पे लिख लेना है एक तो लेबरर और दूसरा लिख लेना हमने यहाँ पे टाइम। फिर इन दो के दरमियान हमारे पास क्या होगा, रेशो। लेबर 30 लेबर्स हैं, टाइम कितना है उनके पास 3 आवर्स, यानी 3 घंटों में उन्होंने पहले जो है वो 800 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो लीक किया। उसके बाद सेम होल जो है उन्होंने 2 घंटे में लीक करना है, तो हमें कितने लेबर्स चाहिए होंगे, यहाँ पे लिखना है 2 आवर्स। देखिए ये जो हमारे पास अननोन वैल्यू है इसको तो हम लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, हमेशा ऐसा ही करेंगे। अगर देखें 3 घंटे टाइम हो, उसमें 30 मजदूर काम करते हैं, लेकिन अगर हम टाइम को कम कर दें, उतना ही काम करवाना हो और टाइम कम कर दें, तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा लोग चाहिए होंगे। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक कमरा है, उसको अगर 30 आदमी बनाते हैं तो वो 3 घंटे में बना लेते हैं, लेकिन अगर हमने 2 घंटे में वही कमरा बनवाना हो तो 30 की बजाय ज़्यादा लोग चाहिए होंगे। इसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी वक्त अगर हमारे पास ज़्यादा है तो थोड़े लोग काम कर लेंगे उसी काम को,
और अगर हम टाइम को कम कर देंगे तो ज़्यादा मैन पावर चाहिए होगी, ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, इसलिए इसके लिए जो एरो होगा वो हम नीचे को इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको लिखेंगे हम x/30 इज इक्वल टू 3/2। हमेशा जो टेल वाला है उसको ऊपर लिखना और हेड वाले को नीचे लिखना है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 30 जी। इसको कैंसिल करते हैं। अब देखिए कैसे होगा ये, 2 15s आर और 15 3s आर 45। तो हमारे पास जो x है यानी लेबरर्स जो हैं वो कितने आ जाएंगे, 45। यानी 45 जो लेबरर हैं, मजदूर हैं, वो 2 घंटे में उसी काम को ख़त्म करेंगे जिस काम को 30 मजदूरों ने 3 घंटे में ख़त्म किया है। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं यहीं पे ग्राफ इसका ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो वाई एक्सिस है इस पे हम लेंगे यहाँ पे लेबरर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं ये वाला जो है इसको लेबरर लिखेंगे हम। और हमारे पास जो एक्स एक्सिस है इसको हम लेंगे टाइम। अब अगर हम देखें यहाँ पे 30 तक लेबरर्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 20, यहाँ लिख लेते हैं 30, यहाँ लिख लेते हैं 40, यहाँ लिख लेते हैं 50। इसी तरह टाइम की बात करें तो ये हो गया हमारे पास 1 आवर, ये हो गया 2 आवर, ये हो गया 3 आवर। ठीक है, यहाँ 4 तक लिख लेते चले। अब जो हमारे पास पहले बताया गया डाटा वो ये है कि 3 घंटे और 30 लेबरर। इसको ऐसे ड्रा करेंगे 3 घंटे और 30 लेबरर, इस यहाँ आएगा ये। ठीक है, ये वाला जो डॉट मैंने यहाँ पे लगाया है यानी 3 घंटे के बिल्कुल सामने और यहाँ से जो 30 है लेबरर वाली साइड पे उसके बिल्कुल सामने। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो शो करेगा किसको, 3 आवर्स एंड 30 लेबरर्स को। उसके बाद देखें टाइम हो गया हमारे पास 2 आवर्स, टाइम यहाँ पे आ जाएगा अब इसके सामने, और लेबरर किधर आ जाएंगे हमारे पास, अब देखें 45। ठीक है, तो ये 2 और 45 यहाँ पे है यानी ये जाएगा फिर ऊपर को यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ग्राफ बनेगा इन दोनों पॉइंट्स का जब हम इनको मिलाएंगे आपस में कुछ इस तरीके से, ये वाला ग्राफ। ठीक है जी, इसका एरो लगा देते हैं यहाँ पे। ये तो इस ग्राफ से जो है वो हमें ये पता चलेगा कि टाइम जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे ये जो लेबर है वो वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, ये देखें लेबर्स वाली साइड पे ये ग्राफ ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब लेबर्स बढ़ेंगे जब टाइम कम होगा। यानी जिस चीज़ को हम थोड़े वक्त में ख़त्म करना चाहते हैं जिस काम को, उसके लिए हमें लेबर्स बढ़ाते रहना पड़ेगा, लेबर्स ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसकी स्टेटमेंट है 10 men have ration for 21 days in a camp। यानी खाने पीने की जो ज़रूरियात की चीज़ें उनकी खाने पीने की वो 21 दिनों के लिए हैं 10 आदमियों के पास। इफ़ 3 men leaves the camp, अगर 3 आदमी चले जाएं, यानी पहले 10 थे, 10 में से 3 चले गए, फिर हो जाएंगे 7 रह जाएंगे बाकी। ये बात थोड़ी सी आपको जहन में रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि फिर जो सेकंड हमने जो रेशो लेनी है वो फिर 7 आदमियों की लेनी है। लीव द कैंप फॉर हाउ मैनी डेज, हमने डेज फाइंड करने हैं। विल द राशन बी सफिशिएंट फॉर रिमेनिंग मैन, यानी 7 आदमियों के लिए जो खुराक है वो कितने दिन चलेगी। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है, लेट द डेज इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा ये। ठीक है जी, अब हमने फॉर हाउ मेनी डेज यानी डेज फाइंड करने हैं, यहाँ लिख लेते हैं डेज, और दूसरी चीज़ क्या है, मैन। अब डाटा यहाँ पे राइट करते हैं। सबसे पहले 10 मैन और डेज कितने हैं, 21 डेज। उसके बाद 3 मैन लीव, 10 में से 3 चले गए, बाकी रहेगा 7 यानी 7 रह जाएंगे यहाँ पे। फॉर हाउ मैनी डेज हमने सपोज किया कि x डेज के लिए वो काफ़ी होगी खुराक। ये वाला अननोन डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा ये। अब देखिए अगर 10 आदमी हैं तो वो 21 दिन खाना खाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा,
लेकिन अगर 10 में से 3 चले गए यानी 7 रह गए, उतनी ही खुराक अगर 7 आदमी खाएंगे तो ज़्यादा दिनों में ख़त्म होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक चावलों की देग या किसी भी चीज़ की कोई ऐसी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में है, जैसे देग होती है शादियों वगैरह में बनाई जाती, वो 10 आदमी खाते हैं 21 मिनट में ख़त्म हो जाती है वो। ठीक है, इस तरीके से इसको समझ लें आप। 10 आदमी खाते हैं तो 21 मिनट में ख़त्म होती है, लेकिन अगर उसी देग को 7 आदमी खाएंगे तो 21 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा उनको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आदमी कम हो गए इसलिए वक्त जो है वो फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोपोर्शन है इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन जी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लिखते कैसे हैं इसको हम, x/21 इज इक्वल टू 10/7। तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 10/7 मल्टीप्लाई बाय 21। x आ जाएगा हमारे पास 7 3s are 21, 10 3s are 30, यानी 30 डेज में वो खुराक ख़त्म होगी। अगर 3 आदमी चले जाएं, 7 आदमी रह जाएंगे तो 30 दिन तक जो है वो खुराक उनके लिए काफ़ी होगी। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, क्योंकि बहुत इजी होगा ग्राफ बनाना भी, इसी तरीके से हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लेना है। यहाँ एक्स एक्सिस जो है इस पे हमने लेना है जी अब मैन, और वाई एक्सिस पे हमने लेना है डेज। ठीक है जी, तो पहले है 21 डेज, डेज 21 है, तो इसका मतलब हम 5 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 5 10 15 20 और यहाँ आ जाएगा 25, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है जी, और मैन की अगर बात करें तो वो है 10 है मैक्सिमम, तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2, फिर ये आ जाएगा 4, फिर ये आ गया 6, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है जी, अच्छा जी, आप देखें कि पहले हमारे पास है 10 मैन, यानी 10 है ये मैन, और 21 डेज। 21 किधर आएगा, इसके बिल्कुल सामने जाके तकरीबन यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे ये। ठीक है जी, 20 से थोड़ा सा ऊपर, ये 21 आ गया ये। उसके बाद 7 मैन है, मैन कम हो गए, डेज बढ़ जाएंगे। डेज कितने फिर हमने फाइंड किए 30, यानी 7 और 30, 6 से थोड़ा सा आगे और यहाँ पे 30, ये 25 और इधर 30 आ जाएगा, ये यहाँ पे 7 और 30, ये तकरीबन यहाँ पे आएगा, ये इस जगह पे। तो ऐसे हमारा ये वाला ग्राफ इसका ड्रा हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मिला देना, इन पॉइंट्स को इस तरीके से। ठीक है, इधर भी एरो लगाएंगे यहाँ पे इस साइड पे और इधर भी, यानी ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि अगर हम आदमियों को कम करते जाएंगे तो वही खुराक ज़्यादा दिन तक चलती रहेगी। जितने आदमी कम करते रहेंगे उतने ही दिन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यानी दिनों को बढ़ाते जाएंगे, या दिन अगर बढ़ते जाएंगे तो हमें आदमी कम करने पड़ेंगे, यानी अगर ज़्यादा दिनों के लिए उतनी ही खुराक हमें चाहिए होगी या राशन चाहिए होगा, तो उसको उसी में ज़रूरत पूरी करनी होगी। तो ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, में है शायान टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। 200 कदम उठाकर उसने 160 मीटर का फासला तय किया। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। उससे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है अब इन 350 स्टेप्स। 350 अगर स्टेप्स वो लेता है तो उसमें उसने कितना फासला तय किया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लेट द डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसको लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं हम, और इधर आ जाएगा फिर स्टेप्स। 200 स्टेप्स हैं पहले, और उसके बाद है 160 मीटर का डिस्टेंस, और फिर है जी फाइंड द डिस्टेंस, वो हमने सपोज कर लिया x है, 350 स्टेप्स हैं। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। अगर 200 स्टेप्स हैं तो 160 मीटर डिस्टेंस होगा, 350 स्टेप्स होंगे तो डिस्टेंस भी ज़्यादा,
ज़्यादा कदम उठाने से ज़्यादा फासला तय होगा, थोड़े कदम उठाने से थोड़ा फासला तय होगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ये पहले क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले। इसको हमने लिख देना है x/160 इज इक्वल टू 350/200। ठीक है जी, ये x आ जाएगा इधर और ये 160 इधर लिखेंगे फिर हम 350/200 मल्टीप्लाई बाय 160। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमें कहा नहीं गया ग्राफ बनाने का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि इन 25 मिनट्स ट्रेन ट्रेवल 200 किलोमीटर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 मिनट्स। डिस्टेंस ही फाइंड करना है इसमें भी हमने, तो यहाँ लिख लेते हैं लेट द डिस्टेंस लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ भी लिख देंगे डिस्टेंस, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास टाइम। 25 मिनट्स टाइम है और 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। उसके बाद हाउ फार एक्स, इसके बाद टाइम 5 मिनट्स। अब देखें इसमें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। 25 मिनट्स में 20 किलोमीटर, तो 5 मिनट्स में थोड़े किलोमीटर होंगे। ज़्यादा वक्त ज़्यादा फासला तय करेगा, कम वक्त में कम फासला तय किया जाएगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होगा ये वाला भी। तो नेक्स्ट इसको लिखेंगे x/20 इज इक्वल टू 5/25। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/25 मल्टीप्लाई बाय 20। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 किलोमीटर्स, यानी 4 किलोमीटर ही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसमें भी ग्राफ ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसकी स्टेटमेंट है अ कार ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है ये स्पीड है इस कार की। मेक्स जर्नी इन 70 मिनट्स, तो 70 मिनट जो है वो उसने जो है फासला तय किया है। हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक, जो सफ़र है वो कितने देर में तय होगा, यानी टाइम हमने बताना है। एट 70 किलोमीटर पर आवर, अगर जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हाउ लॉन्ग यानी टाइम पूछा है, तो यहाँ हम लिख देंगे लेट द टाइम, लेट टाइम इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास जो ग्राफ या जो हमारे पास डाटा होगा, रेशो होगी, ग्राफ सॉरी बाद में बनेगा, पहले हम इसका जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। उसमें हम टाइम लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं यहाँ पे, और दूसरा है स्पीड, वो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, राइट साइड पे। अच्छा, अब देखिए स्पीड है 50, यह है किलोमीटर पर आवर में। फिर उसके बाद 70 मिनट जर्नी है ये, यानी अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो 70 मिनट में वो अपना ट्रिप जो है वो कंप्लीट कर लेगी, जो गाड़ी है या जो ट्रैवलर है या कार है। हाउ लॉन्ग विल द जर्नी, हाउ लॉन्ग मीन हमें एक्स फाइंड करना है, यानी हमने क्योंकि टाइम को एक्सपोज किया था। तो स्पीड अगर 70 हो जाए तो देखें ये अननोन है हमारे पास, इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही राइट करते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो 70 मिनट लगेंगे, और अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो यकीनन डेफिनेटली जल्दी वो पहुँच जाएगा। देखिए ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर गाड़ी की स्पीड कम होगी तो देर से पहुँचेंगे हम एक जगह पर, और अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो जल्दी पहुँच जाएंगे। यानी स्पीड कम वक्त ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा वक्त कम लगेगा, तो ये प्रोपोर्शन होगा इनवर्स। तो इसलिए ये एरो जो है वो नीचे को लगाएंगे हम। इसके बाद इसको लिखेंगे हम x/70 इज इक्वल टू 50/70। ये 70 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50/70 मल्टीप्लाई बाय 70, क्योंकि ये 70 लेफ्ट साइड पे डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 70 70 से कट गया, तो जो हमारे पास x है यानी जो टाइम है वो क्या आ जाएगा अब,
तो x इक्वल आ रहेगा हमारे पास 50 मिनट। ठीक है जी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ रहेगा। अब हमें क्योंकि इसका ग्राफ ड्रा करना है तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूज कर लेते हैं जी। अब हम x और y एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया y एक्सिस और इसी तरह ये आ गया हमारे पास x एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे स्पीड ले लेंगे, ये वाला जो एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं स्पीड और यहाँ पे ले लेते हैं जी हम टाइम। ठीक है जी, स्पीड की बात करें तो ये हमारे पास मैक्सिमम 70 वैल्यू है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, ये 60 और ये 70 हो जाएगा। ये 60 में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ स्पीड वर्ड लिखा हुआ है। टाइम की बात करें तो टाइम भी हमारे पास मैक्सिमम 70 मिनट तक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 10, यहाँ पे ले लेते हैं 20, यहाँ पे आ रहेगा 30 और यहाँ आ रहेगा 40, यहाँ 50, यहाँ 60 और यहाँ आ रहेगा 70। इस तरीके से अब हम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, देखें 50 स्पीड है तो टाइम 70 है। ठीक है जी, अब देखें टाइम की तरफ जाएं, टाइम 70 है और स्पीड 50। ये देखें, ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ये 70 के सामने इधर से होना चाहिए ये पॉइंट और 50 के सामने इधर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट ड्रा कर दिया। उसके बाद देखें स्पीड जो है वो 70 हो गई। ठीक है, और जो टाइम है वो हमारे पास हमने फाइंड किया वो 50 है। अब देखें टाइम जो है वो 50 हुआ, ये वाला पॉइंट, और स्पीड 70, तो ये बिल्कुल इसके सामने जाते हुए तकरीबन ये यहाँ पे बन जाएगा, ये वाला पॉइंट इस जगह पे। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आ गए अब हमारे पास। इन दोनों पॉइंट्स को अब हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है, ये ऐसे। ये हमारा ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ये इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे करता हूँ, हो सकता है ये आउट ऑफ फ्रेम हो रहा हो। देखें, इसको कहते हैं ये है स्पीड टाइम ग्राफ। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब यानी स्पीड हमारे पास क्या होगी, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अ बैग ऑफ 10 kg पोटैटोज लास्ट फॉर अ वीक विद अ फैमिली ऑफ 7 पीपल। यानी जो बैग है 10 kg का, वो एक फैमिली है, घर वाले हैं, वो 7 लोग हैं, वो एक हफ्ता जो है वो खा के उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, यानी इसमें हमारे पास पीपल और वीक, ये 2 चीज़ें हैं जो हमारे काम आएंगी। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स या पीपल भी कह सकते हैं। एज्यूमिंग ऑल ईट द सेम अमाउंट, यानी ये फ़र्ज़ करते हुए कि सारे एक जितना ही अमाउंट खाते हैं। हाउ लॉन्ग विल द पोटैटोज लास्ट, कितना अरसा जो है वो पोटैटो चलेंगे। इफ़ देयर आर ओनली 2 इन द फैमिली, अगर सिर्फ 2 अफराद हों फैमिली में, यानी 7 अफराद हों तो फिर एक हफ़्ता चलते हैं। जो आलू हैं चलता है, मतलब कि वो एक हफ्ते में ख़त्म होते, एक हफ्ते में खाते हैं। और इसी तरह अगर 2 अफराद होंगे फिर वो कितने दिन में ख़त्म होंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लेना है यहाँ पे लेट नंबर ऑफ वीक इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे इसको। अब हमारे पास एक तो आएगा वीक और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे मेंबर या पीपल। सबसे पहले देखें 1 वीक है जब 7 पीपल हैं। ठीक है, उसके बाद सिर्फ 2 हमारे पास फैमिली मेंबर्स हैं, यानी 2 पीपल हैं, और हमने फाइंड करना है कि कितने वीक्स उसमें जो है वो आलू जो है वो इस्तेमाल होंगे। अब ये x वाली वैल्यू है तो इसलिए इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखें इसमें कौन सा प्रोपोर्शन बनेगा पीपल में और वीक में। 7 लोग हैं तो एक हफ्ते में ख़त्म होंगे, 2 लोग हैं तो ज़्यादा देर चलेंगे वो आलू। ठीक है, उतनी ही क्वांटिटी जो है, यानी लोग कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली उतनी ही खुराक ज़्यादा दिन के लिए काम आएगी, तो इसलिए इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहा जाएगा।
ज़्यादा लोग होंगे तो खाना जल्दी ख़त्म हो जाता है, और अगर कम लोग होंगे तो ज़्यादा देर तक वही खाना या खुराक चलेगी। आप देखें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x/1 इज इक्वल टू 7/2, यानी हमारे पास जो x है वो 7/2 आ जाएगा। या इसको हम अगर डेसिमल में लिखें तो 2 3s are 6 होता है, 2 3s are 6, 1 इधर, 2 5s are 10, 3.5 वीक्स, यानी 3.5 हफ्ते। यहाँ वीक भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। वो कहता है लास्ट में कहता है ड्रा इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ भी ड्रा करें। तो ग्राफ जो है वो मुझे उम्मीद है आप खुद ड्रा कर लेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चंस के मैंने ड्रा कर दिए उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अलग वीडियो में भी आपको अकेला ग्राफ बना के मैं शेयर कर सकता हूँ, जो कि मुझे यकीन है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अगर प्रैक्टिस की होगी 10 क्वेश्चंस की तो आप लोगों आसानी से बना सकते हैं ये वाला ग्राफ भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें कहा यह जा रहा है इफ़ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। टेबल को हमने कंप्लीट करना है और एक ग्राफ ड्रा करना है इन दोनों के लिए। ये 2 पार्ट्स हैं, मैं इनको सॉल्व करता हूँ, ग्राफ किसी एक का ड्रा कर देते हैं। हालांकि ग्राफ आप लोग खुद ड्रा कर सकते हैं अब। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 2 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है। अब 2 2s are 4 होता है, 2 3s are 6 होता है, ठीक है। अब ये 2 3s are 6 और 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, यानी मिसिंग यहाँ पे 2 2s are है। इसी तरह 8 2s are 16 मिसिंग होगा, 8 3s are 24, यहाँ पे 24 आ जाएगा। 8 4s are 32, 8 5s are 40 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह 8 6s are 48, 8 7s are 56। ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, ये है हमारे पास 5, ये 10 15 25 का टेबल आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 25। इसी तरह 100 के बाद यहाँ आ जाएगा 200, फिर यहाँ आ जाएगा 300, यहाँ 400, यहाँ पे आ जाएगा 500, यहाँ आ जाएगा 600। अच्छा, ग्राफ की अगर हम बात करें, ग्राफ प्लॉट करना भी इंतहाई आसान होगा। ये देखें, ये हमारे पास आ गया जी एक्स और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़, और वाई एक्सिस पे ये वाली वैल्यूज़। यहाँ पे मैं वाई लिख लेता हूँ, ये वाला वाई एक्सिस है और ये वाला हमारे पास एक्स एक्सिस है, यानी एक्स वैल्यूज़ यहाँ पे लेंगे, वाई वैल्यूज़ इधर लेंगे हम। अच्छा जी, अब यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरीके से ये 2 वाले लिख दिए मैंने, 2 6 8 12 14 16 18 एंड 20 इस तरीके से लिख दिया। ये मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पे 4 आना था, ये फिर इसको रेज करके हमें सही करना पड़ेगा। बेहतर है हम सही करके लिखते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे हम 2, यह आ जाएगा 4 6 8, फिर आ जाएगा 10 12 14 एंड 16। इसी तरह इस साइड पे हम लिखेंगे 8 वाला टेबल, यहाँ पे आ जाएगा 8 16 24 32 40 48, यहाँ रहेगा 56। बहुत इजी है। अब हमने देखना है कि पहला जो पॉइंट है वो 2 और 8 में बनेगा। 2 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 8, इसका मतलब ये 2 के सामने और इधर से 8 के सामने ये वाला पॉइंट ड्रा होगा ये, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट बन गया 2 8। दूसरा पॉइंट है 6 24। अब ये 6 है यहाँ पे और 24 है इधर से यहाँ पे, ये बनेगा ये वाला पॉइंट। उसके बाद 8 32, ये 8 और 32 इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ बनेगा। उसके बाद है 10 40, ये 10 और 40 इधर आ जाएगा यहाँ पे। फिर 12 48 वो इधर आ जाएगा। इसी तरह 14 56 इधर आ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, यानी मिला के हमने आगे बढ़ा देना है इस तरीके से।
ये सारे आपस में मिलने चाहिए। ये इधर से मिलाते हैं तो देख लेते हैं ये मिलते कि नहीं। पॉइंट हो सकता है मेरे से ज़रा टेढ़े लग गए हों, ये वाले ये पॉइंट जो है ये सीधे नहीं लगे, इसका मतलब अलाइनमेंट इनकी ठीक नहीं है। लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये फ़र्क आता नहीं होता बहरहाल ये वाला, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये वाला ग्राफ प्लॉट हो गया। इसी तरह ये वाला ग्राफ सेकंड वाले पार्ट का भी प्लॉट होगा। वहाँ आपने क्या लेना है कि जैसे यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे 2 4 6 ली, आपने 5 ले लेना यहाँ पे, यहाँ 10 लिख लें, यहाँ 15 लिख लें, यहाँ 20 25 30 इसी तरीके से। फिर यहाँ 8 16 24 32 लिखा हुआ, यहाँ 100 200 300 400 500 6 7 600 ले लें, 600 तक ले लें काफ़ी होगा। फिर पॉइंट ऐसे ही प्लॉट कर देने जैसे ये वाले पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ये है इफ एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये होगा एक वैल्यू बढ़ रही होगी दूसरी वैल्यू कम हो रही होगी। तो इसका टेबल कंप्लीट करना है और ग्राफ भी ड्रा करना है। देखें यहाँ पे ये वैल्यू 1 2 फिर 4 फिर 8, ठीक है। इसका मतलब हर एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 बन रहा है, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन रहा है, 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 बनेगा, 8 2 से मल्टीप्लाई होकर 16 बन जाएगा यहाँ पे। इसी तरह अब देखें ये 2 पे डिवाइड हो रहा है नीचे वाला, 80 जो है 2 पे डिवाइड होकर 40, 42 पे डिवाइड होकर 20, 22 पे डिवाइड होकर 10, 10 2 पे डिवाइड होकर 5। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। इस वाले में सेकंड वाले पार्ट में देखें एक्स की वैल्यूज़ हैं 1 2 4 5 8 और नीचे वाले में है 200 फिर 100 फिर आगे 25 फिर 20 तक आ जाएगा ये, ठीक है जी। अब ये है 1 1 के बाद 2 2 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 8 8 के बाद आएगा यहाँ पे 10, ठीक है जी। इसी तरह ये नीचे जो है ये 200 है फिर 100 है, 100 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है। यानी ये इसका हाफ है, 100 का हाफ 50 आ जाएगा और फिर 50 के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 40, ठीक है। ये जो 200 है ना ये हर एक ऊपर वाले नंबर पे डिवाइड हो रहा है। ये 200 1 पे डिवाइड होकर 200, फिर 200 2 पे डिवाइड होकर 100, 200 4 पे 50, 200 5 पे 40, 200 8 पे तो ये आ रहेगा 25, 200 10 पे तो ये आ जाएगा 20। इस तरीके से ये नीचे वाले सारे नंबर्स हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऊपर वाला नंबर भी हम ऐसे ही राइट कर सकते हैं कि जैसे देखें इसका मतलब कि ये मल्टीप्लाई होंगे, ये वाले रिवर्स प्रोसेस होगा तो ये ऊपर वाले नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी 200 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर, 50 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर, 40 पे करेंगे तो 5, 25 पे करेंगे तो 8, 200 पे करेंगे तो 10। इस तरह ऊपर वाले नंबर भी हमें मिल जाएंगे। ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट नहीं कर रहा क्योंकि ग्राफ जो है वो आप खुद प्लॉट कर सकते हैं, बहुत इजी है ये। जैसे हमने पहले ग्राफ प्लॉट किए हैं आप भी कर सकते हैं। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।